तब आपको ये पॉइंट काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये अपना पहला केस ख़त्म हो गया है, जब दोनों रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। केस 2 पढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। चलो तो ठीक है भाई, केस 2, ठीक है। केस 2 पढ़ते हैं अब अपन। केस 2, if both reactants are different, if both reactants are different, ठीक है। क्या करना है आपको, A plus B will give P, ठीक है। A plus B will give P। अब देखो दोनों रिएक्टेंट क्या हैं, डिफरेंट हैं। उस टाइम पीछे वाले केस में दोनों रिएक्टेंट क्या थे, सेम थे। एट या फिर लिखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0, इसकी B0, ठीक है। अब नोट नहीं लगाएंगे अपन, सीधा लिखेंगे और B। आप चाहो लगा लेना नोट, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या होगी, 0। t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे, बोलो क्या होगा, t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे क्या होगा, इसमें से कितना जाएगा x, इसमें से भी कितना जाएगा x, ये कितना फॉर्म होगा x। तो आप इसको लिख दोगे A0 माइनस एक्स B0, चलो रे लिख लो रे, नोट लगा लो, ठीक है। B0 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा x। अकॉर्डिंग टू रेट लो, क्या कहता है आपका रेट लो, जो रेट होती है आपकी वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, रेस्ट टू द पावर 1। ये अपन ने नहीं लिखा है, ये एक्सपेरिमेंटल गिवन है, ध्यान रखना। रेट लो ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल होता है, अपन ने तो इस डाटा के आधार पे इसको रिप्रेजेंट किया है, ध्यान रखना। खुद से नहीं लिख सकते अपन, रिएक्शन को दे के खुद से रेट लो अपन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अपने का ना सेकंड ऑर्डर की बात है, तो दोनों की पावर कितनी होगी, 1 होगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। रेट को क्या लिखते हो आप, dx/dt, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को साइन को उठाया, क्या लगाओगे K2। एक की कंसंट्रेशन क्या है, A0 माइनस एक्स टी टाइम पे, A0 माइनस एक्स। बी की क्या है, B0 माइनस एक्स, ठीक है। वेरी गुड, ये लो इक्वेशन 1। क्या होगी इक्वेशन 1, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ये आपकी, ठीक है भाई। ओके, अब देखो क्या करते हैं अपन, क्या करना बोलो। मैंने कहा था इस केक के पास में जो भी होता है उसको उठा के अपन नीचे लेके आते हैं और dt को उठा के उधर लेके जाते हैं। तो हमने इसको रीअरेंज किया, तो क्या आएगा आपके पास, dx/A0 माइनस एक्स इंटू B0 माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 dt। dt को उधर लेके ना, K2 dt। क्या करते हैं, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से समझना भाई इसको, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, बस बिल्कुल ईजी है। लेकिन 1/A0 माइनस एक्स B0 माइनस एक्स, ठीक है, dx इज इक्वल टू K2 dt। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा साइड में आपको समझा देता हूँ। ये जो है आपका, देखो रे, अगर यहाँ पे 1/A माइनस ए की स्पीसीज होती तो अपन उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। अपन ने कहा था ना 1/x का क्या होता है, ln x, 1/x का क्या होता है, ln x इंटीग्रेशन। तो यहाँ तो 2 आ गई, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन पार्शियल डिफरेंशियल टर्म में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको अपन तोड़ते हैं और उसको थोड़ा इजी बना लेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो आपका है 1/A0 माइनस एक्स इंटू B0 माइनस एक्स, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ,
देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/b0 माइनस एक्स माइनस 1/a0 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखो ये जो आपका था ना, इसको अपने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में अपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अभी लिखवा दूँगा, पहले एक बार समझ लो आप इसको। देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लें। अगर इसको सोल्व करने पे ये मिल जाए तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखना भाई, देखो इसको एज इट इज़ क्या करो, एलसीएम ले लो, क्या आएगा, b0 माइनस एक्स इंटू a0 माइनस एक्स। क्या होगा, b0 माइनस एक्स से b0 माइनस एक्स कट जाएगा, a0 माइनस एक्स बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, a0 माइनस एक्स, ठीक, माइनस ये इससे मरा, ये बचा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए b0 माइनस का एक्स, ठीक है, ओके, 1/a0 माइनस b0। देखो भाई खोल लो उसको, a0 माइनस एक्स माइनस का b0 प्लस का x, मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, माइनस एक्स प्लस का x, 2 नंबर गए, नीचे क्या बचा, b0 माइनस एक्स a0 माइनस एक्स, ठीक है, ऊपर क्या बचा, a0 माइनस, भाई ये माइनस एक्स था ना, ये तो कट गया, a0 माइनस b0, क्या बचा, देखो 1/a0 माइनस का b0, ऊपर क्या बचा, a0 माइनस का b0 ओवर b0 माइनस एक्स a0 माइनस एक्स, ये मर गए दोनों, क्या बचा 1/b0 माइनस एक्स और a0 माइनस एक्स। बोलो रे, इधर क्या था, 1/a0 माइनस एक्स इंटू b0 माइनस एक्स। देखो देखें सेम है क्या, सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। अरे ऐसे लिख लो रे, 3 × 5 लिख दो, चाहे 5 × 3 लिख दो, वैल्यू क्या आनी है, सेम ही आनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास टर्म आई थी, अपने इसको क्या किया, अपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है भाई। तो जैसे हमने अप्लाई किया तो हमने जो टर्म थी आपकी, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, समझ में आ गया। इसका सॉल्यूशन प्रूफ ये है, तो इसको आप चाहो तो साइड में उतार सकते हो, ठीक है। अगर आपको आता अच्छी बात, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है। प्रूफ करके मैंने बता दिया कि इस चीज़ को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने ये इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के रूप से ऐसे लिख दिया, ठीक। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो रे ये जो ना a0 माइनस b0 ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, a0 माइनस का b0 है तो बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ मैं इसको, b0 माइनस एक्स माइनस 1/a0 माइनस एक्स, और ये आपका dx इज इक्वल टू k2 और ये dt। ध्यान से देखो इसको, ये a माइनस बी है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस का b dx, तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ a dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ b dx, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो एक बार इसको अपन b इसको ऐसे लिखते हैं, फिर एक बार इसको लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो ब्रैकेट के बाहर है, ये सब के साथ किस में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो देखो क्या कहोगे आगे, इसको तो रखो एज इट इज़ 1/a0 माइनस का b0, ये आपका बड़ा सारा ब्रैकेट, ये लो खुश। अब हमने इसको लिखा ऐसे लिखा है इसको, 1/b0 माइनस का x dx माइनस 1/a0 माइनस का x dx, ठीक है। ये लो स्क्वायर ब्रैकेट बंद, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट क्या, ये जो आपका दूसरा ब्रैकेट था ये बंद हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू k2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर वाला आ गया सिस्टम, 1/x dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln x, क्या होता है, ln x होता है, ठीक है। तो 1/x ln x, 1/x
डी एक्स क्या हो जाएगा एल एन एक्स। ध्यान रखना इस रूप में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसलिए क्या होगा, ये तो जल्दी रखो 1/a0 माइनस का b0, ये क्या होगा देखो, अब देखो 1/x dx क्या हो जाएगा ln b0 माइनस का x। वही सेम फर्स्ट ऑर्डर याद रखना। अब हमने क्या किया था, ये जो आया सोल्व होने के बाद में इंटीग्रेशन होने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो b0 का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx करोगे तो b0 का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये -x है तो उसका क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। फर्स्ट वाला टर्म कंप्लीट, ये फॉर्मूले का माइनस ये वाला, ठीक। 1/a0x क्या लिखोगे ln x लिख दिया। अब इसका फिर से क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो a0 का तो क्या हो जाएगा 0 और -x का क्या हो जाएगा -1, तो वो माइनस और ये माइनस में लेके क्या हो जाएंगे +1। समझ में आ रहा है, अलग से कर लेना आप चाहे, मैं तो अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है वेरी गुड। इज इक्वल टू ये आपका आ गया k2 और dt का क्या हो जाएगा, dt का हो जाएगा t और प्लस का c। क्यों c, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में लिमिट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन को ख़त्म होने के बाद में क्या लगा देंगे एक कांस्टेंट लगा देंगे। इसी इक्वेशन को मैं कुछ इस टाइप में लिखता हूँ आपके लिए, फिर अपन सी को हटाएंगे। देखो भाई ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको पहले लिख दो इसको बाद में, अरे -3 प्लस का 4 वैल्यू कितनी आने वाली है +1 या 4 - 3, वही क्या है बनाना है। तो अपने को जैसा अच्छा लगे उसको वैसे रिअरेंज करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, जो सेकंड वाला टर्म है ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिख दो, और जो फर्स्ट वाला टर्म है ये नेगेटिव है उसको बाद में लिख दो। तो आप क्या लिखोगे ln a0 माइनस का x माइनस ln b0 माइनस का x, ठीक है इज इक्वल टू k2t प्लस का c। क्या दिखा, कुछ दिखा क्या, ln m माइनस का ln n। फिर से एक फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे, ln m माइनस का ln n इज इक्वल टू क्या होता है ln m/n, ठीक है ln m/n। तो ये हो गया आपका m और ये क्या हो गया n। तो क्या लिखोगे साइड में लिख लें, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन समझ में तो आपको आना ही चाहिए। 1/a0 माइनस का b0, ठीक है a0 माइनस का b0। देखो भाई इसको आप लिख सकते हो ln m क्या है a0 माइनस x, ठीक है, ओवर n क्या है b0 माइनस का x, ख़त्म इतने में, इज इक्वल टू k2t प्लस का c। हियर इसको इक्वेशन कर दो आप 2, ठीक है, इक्वेशन 2 हियर c इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो c की वैल्यू को हटाना है, क्या करोगे c की वैल्यू को हटाने के लिए t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो क्या आएगा, इनको कहाँ अप्लाई करना है इक्वेशन 2 में अप्लाई करना है। तो देखो क्या आएगा 1/a0 माइनस का b0 ln a0 और b0 लिख दूँगा सीधा ही, अरे -0 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू k2 इंटू टी, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा c, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई c की वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2। इस वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो क्या आएगा 1/a0 माइनस का b0 ln a0 माइनस x ओवर b0 माइनस x इज इक्वल टू k2t प्लस 1/a0 माइनस का b0 ln a0 ओवर b0, ठीक है, आ गया। क्या करोगे वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो इस वाले टर्म को उठा के अपन इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा देखो k2t इज इक्वल टू
1 अपॉन ए नोट माइनस का बी नोट ln ए नोट माइनस एक्स ओवर बी नोट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए नोट माइनस का बी नोट ln ए नोट ओवर बी नोट। बोलो समझ में आ गया? ये कुछ नहीं किया, इसको उठा के तो ले आए तो माइनस का हो गया, बराबर में k2t था। अब इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया, k2t को पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। अब ध्यान से देखो आप कि दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन लोगे? क्या कॉमन लोगे? 1 अपॉन ए नोट माइनस बी नोट। तो आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो बाई टेकिंग कॉमन 1 अपॉन ए नोट माइनस बी नोट। ये कॉमन लेने पे आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट समझो। k2t इज इक्वल टू क्या कॉमन लिया अपन ने? 1 अपॉन ए नोट माइनस का बी नोट। ठीक है भाई। अब देखो बड़ा सारा ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं इधर, ये लो बड़ा सारा ब्रैकेट लगा दिया। अंदर क्या बचा? एक तरफ तो आपके पास बचा ln ए नोट माइनस एक्स ओवर बी नोट माइनस एक्स, और इधर से ले लिया तो क्या बचा? माइनस ln ए नोट ओवर बी नोट। बोलो रे, समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं किया, दोनों तरफ से क्या कॉमन ले लिया? 1 अपॉन ए नोट माइनस बी नोट। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये इक्वेशन आ जाएगी। अब फिर से आपको एक चीज़ दिख रही है, दिख गई? वेरी गुड। ln m माइनस का ln n दिख गया। ये तो पूरा क्या हो जाएगा? m, ये पूरा क्या हो जाएगा? n, क्योंकि ln m माइनस का ln क्या होता है? ln m ओवर n। तो इसको अप्लाई करते हैं अपन। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको पता है ही। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रफ करना पड़ेगा। तो रफ कर दूं? ओके, एक बार आप चाहो तो इसको पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो ठीक, अब आगे चलते हैं अपन, वहाँ से आगे। एरो को ध्यान रखना भाई, मैं लेके आ रहा हूँ ना, इस एरो को ध्यान रखा करो। ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके पास आया k2t इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट माइनस बी नोट अपना कॉमन था, कॉमन है और कॉमन रहेगा। ln m, m में क्या है? ए नोट माइनस एक्स ओवर बी नोट माइनस का x। ठीक है, ये तो m हो गया। अपॉन n, n क्या है? ए नोट ओवर बी नोट। तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? इनटू बी नोट ओवर ए नोट। अब चाहो तो आप इसको लिख सकते हो ln m इंटू एन, ln m प्लस ln n प्लस ln n। फिर उस प्लस को क्या लिखोगे? माइनस में करके लिखोगे, तो ये वाला वापस टर्म आपके पास बन जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा k2t इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट माइनस का बी नोट, ठीक है, ln बी नोट ए नोट माइनस का x ओवर ए नोट बी नोट माइनस का x। वेरी गुड। ये लो भाई इक्वेशन नंबर 3। दूसरी फॉर्म कन्वर्ट कर लोगे, ln को लॉग में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, k2 इज इक्वल टू 2.303 t ए नोट माइनस का बी नोट लॉग बी नोट ए नोट माइनस का x इंटू ए नोट बी नोट माइनस का x। ये लो, ये भी क्या है? आपकी इक्वेशन 3 ही है, इक्वेशन 3 ही है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई? कौन सी इक्वेशन आ गई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और कब? जब हमने केस 2 लिया है, इफ़ बोथ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दीज इक्वेशन आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है,
देखो भाई फर्स्ट वाले केस में तो अपने पास क्या आया था, K2 इज इक्वल टू 1/t x ओवर ए नोट इंटू ए नोट माइनस एक्स। वो तो किसके लिए थी अपने पास, किसके लिए थी, जब बोथ रिएक्टेंट कैसे थे, सेम थे। अगर बोथ रिएक्टेंट डिफरेंट होते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, K2 इज इक्वल टू 2.303/t ए नोट माइनस बी नोट log बी नोट ए नोट माइनस एक्स और ए नोट बी नोट माइनस एक्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ये होती है आपकी क्या, यहाँ से सेकंड ऑर्डर जो होती है उसके दोनों केस अपन ने ख़त्म कर लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब बताओ अपना काम क्या है अगला। अब अपना काम है कि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए आप क्या करो, एक बार आप इसको अच्छे से उतार लेना। ठीक, बहुत अच्छा। बस ध्यान रखना आपने को क्या करना है, जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे ना, तो वो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका पोर्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको याद रख लेना आप, ये इसको आप याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि इसको अपने इस रूप में लिखा है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था, तो इसको इंटीग्रेशन को पॉसिबल बनाने के लिए अपन ने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको अपन ने किया है। ठीक है, ओके। अब आप अपनी अगली हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता है, K2 इज इक्वल टू T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 ए नोट, T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 ए नोट। ठीक है, वेरी गुड। क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Characteristics of second order reaction। अब तो मेरे को पता आप कर लोगे, तो अपने फर्स्ट ऑर्डर में लिख लिया, जीरो ऑर्डर में लिख लिया, अब सेकंड ऑर्डर को तो आप खुद लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिखोगे, वही यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो आप लिखना है यूनिट ऑफ rate and rate constant of second order equation, second order reaction of second order reaction are क्या आएगी बोलो, मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड पर मोल लीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। समझ गए, ये यूनिट तो किसकी है, ये तो रेट की यूनिट है, ये किसकी है, रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते थे आप, K2 इज इक्वल टू मोल ओवर लीटर रेस टू द पावर 1 माइनस का डेल्टा n इंटू सेकेंड इनवर्स। डेल्टा n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, डेल्टा n की वैल्यू क्या थी, 2 थी। सेकेंड ऑर्डर के लिए 2, 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, मोल की पावर -1, लीटर की पावर नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो क्या, प्रॉपर्टी नंबर 2, इनकी जो रेट होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के सेकेंड पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज proportional to the square of initial concentration of reactants। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3 और बताओ, हाफ लाइफ पे आ जाएं, डायरेक्ट हाफ लाइफ पे आ जाएं। ठीक है, आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो,
रेट इज इक्वल टू K2 A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट रेट, यही लिख लेना, रेट प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 3, हाफ लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा था, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उनकी जो हाफ लाइफ होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ second order reaction, half life of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of the reactant। ठीक है, दैट मीन्स आपने पढ़ रखा है 1/K2 A0। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट half life of second order decreases, that means on increasing initial concentration of reactant, half life T half of second order reaction decreases। ठीक है भाई, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ से कर्व बनाया अपन ने। ठीक है, किस बीच में, T हाफ वर्सेस A0। T हाफ एक तो आप बनाओगे 1/A0 के बीच में बना लेना, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx का बनेगा, ऐसे वाला। आप इधर लोगे T हाफ, यहाँ क्या लोगे 1/A0। इसका जो स्लोप आएगा वो क्या जाएगा, K2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, K2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लेना ऐसे। और अगर ओनली A0 के एस्पेक्ट में बनाना चाहो T हाफ वर्सेज A0, तो देखो क्या होगा, T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 डॉट 1/A0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये तो हो गया y, ये हो गया आपका m। ठीक है, और देखो 1/x हो जाएगा क्या, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, m/x। तो y इज इक्वल टू m/x का कर्व आप बना लेना। अगर कर्व पूछे किसके बीच में, T हाफ वर्सेज A0 के बीच में कर्व पूछे तो y इज इक्वल टू m/x, और T हाफ वर्सेज 1/A0 पूछे तो y इज इक्वल टू mx करके डायरेक्ट आप बना देना। ठीक है, वेरी गुड। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो T हाफ EL। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर n-1। ये किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो। फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ इज, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो n क्या है, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार मैं फटाफट आपको सबकी लिख देता हूँ। देखो अपने जीरो ऑर्डर की पढ़ी, क्या पढ़ा, T हाफ इज इक्वल टू A0/2K0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा T हाफ
इक्वल टू 0.693 ओवर K1। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा? सेकेंड ऑर्डर के लिए अपने पढ़ा T हाफ इज इक्वल टू 1/K2 A0। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखो। देखो यहाँ तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, आ ही नहीं रहा, अरे इनिशियल कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही। और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0 0 -1 -1, तो एक की पावर यहाँ पे -1 बचेगी ए नोट की, ऊपर लेके जाओगे तो ए नोट की पावर +1। देखो रे ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पावर क्या रखोगे? 1 1 -1 0, ए रेस्ट टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या करोगे? 2 2 -1 1 बचेगा। तो देखो टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a आ जाएगा, तो ये K2 A0। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, आगे दोबारा से लिख लेंगे अपन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट आप ये कह सकते हो व्हेन वी इंक्रीज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 2 टाइम देन रेट इंक्रीजेज 4 टाइम, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम। ध्यान रखना, ये इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ पॉसिबल फॉर ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना। तो मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, व्हेन वी डबल the initial concentration, when we double the initial concentration of reactant, then rate of reaction become 4 टाइम। ध्यान रखना भाई, अगर आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगी। इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज किया और रेट 2 टाइम इंक्रीज हुई, तो कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ ना, 3 स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, और तीनों स्टेटमेंट से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो बिना पेन चलाए। ओनली स्टेटमेंट से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, आगे से इसका एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, नेट के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन एक, वो आपको मैं करवाऊंगा। ध्यान रखना। देखो स्टेटमेंट पहला क्या है, एक बार इसको प्रूफ कर देते हैं अपन। अपने को पता है जो रेट होती है, ठीक है, वो क्या होती है सेकेंड ऑर्डर के लिए? K2 A रेस्ट टू द पावर 2, यही होता है। अपने क्या किया? A इज इक्वल टू क्या कर दिया? 2A। व्हेन वी डबल द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A था, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 2A कर दिया, तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो जो रेट है आपकी वो क्या हो जाएगी? K2 और 2A का एक ही जगह क्या पुट किया? 2A पुट किया, क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू 4 K2 A स्क्वायर हो जाएगा वो वापस से। तो K2 स्क्वायर तो यार एज इट इज़, लेकिन रेट क्या हो गई? 4 टाइम। रेट क्या हो गई? 4 टाइम इंक्रीज हो गई। तो ध्यान रखना, सेकंड ऑर्डर में तो क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करोगे, रेट 4 टाइम हो जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन को ट्रिपल करोगे, रेट 9 टाइम हो जाएगी। रेट 9 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जितनी टाइम आप इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, उसका जस्ट डबल टाइम, क्या? जस्ट डबल टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो इसको आप। देखो रे, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। जो जीरो ऑर्डर की रेट थी, क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे थी? क्या नहीं कर रही थी। जीरो ऑर्डर में अपन क्या करते थे? A रेस्ट टू द पावर 0 लिखा करते थे। इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखा करते थे? 0 लिखा करते थे। और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता था? 1 होता था। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना ही इंक्रीज कर दो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना ही इंक्रीज कर दो, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे आप टब भर के, बाल्टी भर के इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट जो है वही आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर के लिए रेट को चाहे 2 टाइम इंक्रीज करो, 4 टाइम इंक्रीज करो, सॉरी रेट को नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन को
जीरो ऑर्डर के लिए आप इनिशियल कंसंट्रेशन को कितने ही टाइम इंक्रीज करो, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब सुनना क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आपको 3 या 4 डाटा देगा, ठीक है। वो एक सार नीचे बनी हुई आती है, टेबल बनी हुई आती है क्वेश्चन की, कभी देखा हो तो आपने। तो उस टेबल में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन क्या है ना कि कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो उसमें क्या होता है पता है, एक तरफ तो आपको देगा वो क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ आपको क्या देगा, रेट। एक तरफ आपको रिएक्टेंट दे देगा, एक तरफ इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, और तीसरा कॉलम किसका दे देगा, रेट का दे देगा। और नीचे पूछ लेगा, बताओ या तो ऑर्डर पूछेगा, या तो रेट लो पूछ लेगा, या फिर ऑर्डर पूछ लेगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन ये होगी। तो वो क्या करेगा पता है आपको जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उसने 3 या 4, उन ऑब्जर्वेशन को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 वैल्यू उठाना, 2 वैल्यू इंडेक्स में से उठाना और चेक करना कि जो रिएक्टेंट ए है उसके रेस्पेक्ट में आप कंसंट्रेशन चेक करना। मान लो रिएक्टेंट ए की इनिशियल कंसंट्रेशन 2 है, और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है उसमें उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 4 है, ठीक है। मतलब क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 2 थी उस टाइम पे जो रेट था वो 5 था, 5 × 10⁻²⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड था, ठीक है। जब आपने रेट इसको इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके 4 टाइम कर दिया तो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वही आपकी रेट फिर से क्या आ रही है, 5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड आ रही है। तो आप मुझे बताओ कि उस वाले केस में एक के रेस्पेक्ट में कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी। देखो हमने क्या किया, एक की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सी ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि कंसंट्रेशन को आप डबल करो, 4 टाइम करो, 6 टाइम करो, 8 टाइम करो, 100 टाइम करो, रेट के ऊपर कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कौन सी ऑर्डर में होता है, जीरो ऑर्डर में। तो ध्यान रखना, रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन आएगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, जीरो ऑर्डर की होगी। ऐसे आप दूसरा ऑब्जर्वेशन चेक करना, उसमें बी के रेस्पेक्ट में चेक कर लेना। जितने वो आपको रिएक्टेंट देगा उनके रेस्पेक्ट में आपको कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन उठाने हैं जिनमें आपको साफ साफ दिख जाए कि इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो रही है, हाफ हो रही है, 4 टाइम हो रही है, 2 टाइम हो रही है, वो आपको ऐसा पता लग जाना चाहिए। ऐसे आपको कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन उठाने हैं, कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन, जरूरी नहीं है पहला दूसरा उठाओ, कोई से भी 2 जिनमें आपको पता लगे, आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सको कि रेट या जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो आपको मतलब वहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर में तो क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना ही इंक्रीज करो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था, जो रेट होती थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होती थी। कहने का मतलब है अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करोगे रेट भी 2 टाइम इंक्रीज होगी। कैसे रे, अरे ऐसे, रेट इज इक्वल टू K1 A⁻⁴ आपने ए को 2a कर दिया, कर दो रे, पावर 1 ही तो है, तो ये 2a ही रहेगा क्या। पहले जब रेट के कंसंट्रेशन ए थी तो रेट क्या थी, 1 थी, ये मान लो। जब कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो रेट भी क्या हो गई, 2 टाइम हो गई। समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या होता है, जितना टाइम आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो उतना ही टाइम रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। आपने 2 टाइम इंक्रीज किया, रेट भी 2 टाइम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने कंसंट्रेशन को तो 2 टाइम इंक्रीज किया बट रेट 4 टाइम इंक्रीज हो गई, कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आप यहाँ से इस ऑब्जर्वेशन से ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ से। इन 3 स्टेटमेंट से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो वो मैंने स्टेटमेंट बोले हैं, आपको अच्छे से दिमाग में वो बैठे होने चाहिए, ठीक है। रफ कर दो इसको, ठीक है भाई। आगे लिखते हैं इस पे स्टेटमेंट नंबर 5। बोलो क्या है स्टेटमेंट नंबर 5। वही, क्या आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है, नहीं होती। मैंने कहा था ना, प्रूफ कर लेना। आप क्या करोगे, जो रेट इक्वेशन थी आपके पास K2 = 1/T x/A0 × A0 - x, वहाँ से T 100% आपको कैलकुलेट करना है। T 100% कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको T हाफ निकालना, लेके आना है। T हाफ का फॉर्मूला क्या था, T हाफ = 1/K2 A0। वहाँ से K2 की वैल्यू पुट करना, उठाना और उस इंटीग्रेटेड रेट लो में आप रख देना, ठीक है। वहाँ से रखोगे और 100% कंप्लीशन के लिए क्या करोगे, 100% फॉर ए रिएक्शन 100% कंप्लीशन क्या लिखोगे, x = 100 और a = क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। वैल्यू पुट कर देना, आपके पास T 100% कितना आएगा, इनफाइनाइट T हाफ, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर 100% completion, for 100% completion of a
second order reaction of a second order reaction, infinite t half are required. Infinite t half are required. That means t 100% is equal to infinite t half. ठीक है, ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 6, एक पॉइंट ये है, अपन कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और अगला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल्स। अगला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल्स। फिर सेकंड ऑर्डर खत्म। हाँ, फिर हम अपने वादे के मुताबिक चलते हैं। मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मिला के सारे एक साथ ही अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अब अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ग्राफ्स बनाते हैं। रटना तो कोई ग्राफ अपने को है ही नहीं, कोई भी ग्राफ अपने को रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट ग्राफ है, एक बार देख लेता हूँ किस किस में बन रहा है। जो फर्स्ट ग्राफ है आपका, वो बनाया जा रहा है, एक मिनट देखो भाई, x ओवर ए नोट इंटू ए नोट माइनस का x वर्सेज t। तो सेकेंड ग्राफ है वो है आपका 1 अपॉन ए नोट माइनस एक्स वर्सेज टी। 1 अपॉन ए नोट माइनस का x वर्सेज टी। थर्ड जो ग्राफ है इसका, ठीक है, थर्ड ग्राफ है आपका, ओके, 1 अपॉन ए नोट वर्सेज टी। जो फोर्थ ग्राफ है वो है log b ए नोट माइनस एक्स वर्सेज ए नोट बी नोट माइनस एक्स वर्सेज टी। ये लो, ये चार ग्राफ हैं, अपने को एक एक करके बनाने हैं। पहला ग्राफ, इक्वेशन बोलो क्या होगी, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, के टू टी इज इक्वल टू एक्स ओवर ए नोट इंटू ए नोट माइनस एक्स। यही थी, कोई बात नहीं, उठा के पहले लिख लो इसको, एक्स ओवर ए नोट इंटू ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी। ये कहाँ चाहिए, वाई एक्सिस पे। मैंने कहा था ना, जो पहले बोले उसको वाई एक्सिस पे चिपकाना है, जो तो बाद में आएगा उसको एक्स एक्सिस पे चिपकाना है। तो y इज इक्वल टू ये क्या मिल गया, x, क्या बचा m। इक्वेशन कौन सी आई, y इज इक्वल टू एम एक्स। ग्राफ क्या बनेगा, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। इधर लोगे आप t, इधर क्या लोगे आप x ओवर ए नोट इंटू ए नोट माइनस का x। बोलो स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, वेरी गुड, स्लोप आएगा k2। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है रे, कोई भी आपको रटना तो है ही नहीं ना। अगला ग्राफ बना लोगे, चलो ये मैं बता देता हूँ, फिर ये आप बना लोगे। कौन सा बताऊँ, पहला, दूसरा या तीसरा। देखो सेकंड वाला, देखो इक्वेशन लिखो यहाँ पे। मैंने कहा था ना इक्वेशन 3 को याद करो, केस फर्स्ट इक्वेशन 3। मैंने क्या कहा था, ये इक्वेशन जो है वो आपको यूज होगी ग्राफ बनाने में। क्या आया था आपके पास, के टू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन ए नोट। ये आई थी कि इक्वेशन, वेरी गुड। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ये वाई एक्सिस पे चाहिए, ये कहाँ चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए, कुछ नहीं करना। इस ए नोट को उठा के इधर ले आओ, बस प्लस का हो जाएगा ये। तो ये आएगा 1 अपॉन ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी प्लस का 1 अपॉन ए नोट। बन गया। ये क्या, 1 अपॉन ए नोट वाई, ये क्या एक्स, एक्स के पास में कौन एम, प्लस में क्या सी, क्या आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। बोलो, ये लो, थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट लाइन, ये 0, y पे क्या लिखोगे 1 अपॉन ए नोट माइनस का x और x एक्सिस पे t। स्लोप बताओ, स्लोप क्या आएगा k2, स्लोप क्या आएगा k2, ठीक है। और इसका जो इंटरसेप्ट आएगा, जो इंटरसेप्ट आएगा वो कितना होगा 1 अपॉन ए नोट। कई बार पता है क्या करता है, कंपटीशन एग्जाम को बता रहा हूँ भाई, आप नॉर्मल एग्जाम में नहीं, वो कहेगा एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एक ग्राफ फॉर्म बिटवीन 1 अपॉन ए नोट माइनस एक्स वर्सेज टी विच
इंटरसेप्ट इज आपको वैल्यू उसकी दे देगा, देन फाइंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब वहाँ से एनोड की वैल्यू पूछ लेगा। तो कुछ दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनाओ, इक्वेशन आपको पता है तो ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ जैसे आपने बनाया आपको पता लग गया कि इंटरसेप्ट क्या होता है 1 ए नोट, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू देगा, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 ए नोट। डायरेक्ट क्या करो, ए नोट की वैल्यू निकालने के लिए इंटरसेप्ट को 1 में भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये बना लोगे यार इक्वेशन, अरे कर लोगे क्या, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये तो प्लस का हो गया और ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी। देखो क्या होगा, हमने किया K2T इज इक्वल टू 1 ए नोट माइनस एक्स वर्सेज 1 ए नोट। ये जो 1 ए नोट है ये अपने को कहाँ चाहिए, वाई एक्सिस पे चाहिए, तो अपन इसको उठा के बराबर के इधर ले आते हैं, इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इस K2T नोट को उठा के उधर ले जाओ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं इसको देखो इसको इस टाइप से लिख रहा हूँ, माइनस का K2T, और ये आपका यहीं कहीं था, किसका था, प्लस का था, तो ये प्लस का 1 ए नोट माइनस का एक्स, ठीक है, बस बन गया। ये कहाँ चाहिए आपको, वाई एक्सिस पे चाहिए, तो वाई हो गया। टी कहाँ चाहिए, एक्स एक्सिस पे चाहिए, ये लो, ये क्या हो गया आपका एम विद साइन माइनस, लास्ट में क्या बचा, प्लस का सी। इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस का सी। कैसा बनता है ग्राफ, ऐसा बनता है, इधर आपने लिखा 1 ए नोट, इधर आपने लिखा t, ठीक। स्लोप बोलो, स्लोप क्या है, माइनस का K2, और ये इसका इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट कितना आया 1 ए नोट माइनस का x, ठीक है। ये लो भाई, कर लोगे ऐसे, फिर लास्ट वाला तो खुद सीधा बन जाएगा, वो तो y इज इक्वल टू एम एक्स का है वो, ठीक है। कैसे पता है, इक्वेशन आपको पता है ना, K2T इज इक्वल टू 2.303 ओवर ए नोट माइनस का बी नोट log बी नोट इंटू ए नोट माइनस का एक्स वर्सेज ए नोट इंटू बी नोट माइनस का एक्स। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था जब दोनों रिएक्टेंट क्या थे, डिफरेंट थे, तो उस वाले केस में यह था। अब आपको देखो वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, log बी नोट, ये वाला टर्म चाहिए, तो इसको उठा के सबको इधर भेज दो, तो क्या बनेगा log बी नोट ए नोट माइनस का एक्स ओवर ए नोट बी नोट माइनस का एक्स इज इक्वल टू ए नोट माइनस का बी नोट ओवर 2.303 K2T। ये तो क्या हुआ y, t क्या हुआ x, बच गया क्या m, इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स। ये लो खुश, इधर तो लिखो ये टर्म आपकी लिख लोगे, ठीक है। स्लोप क्या आएगा इसका, स्लोप आएगा K2 ओवर 2.303 इंटू ए नोट माइनस बी नोट, ठीक है, बस बन गया। तो ये सेकंड ऑर्डर थी, इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई है, एक लास्ट बच रहा है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल्स, लिखो इसके, पहला एग्जाम्पल लिखो आप, लिखो शेपोनिफिकेशन या फिर एल्कली हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका शेपोनिफिकेशन, जिसको साबुनीकरण कहते हो आप, ठीक है, या फिर आप लिखो एल्कली हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर नहीं एस्टर, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, शेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, ठीक है। जो क्षारीय हाइड्रोलाइसिस होता है, क्षारीय जलपटन होता है किसका, एस्टर का, एल्कली हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, उसी को ऑल्सो नोन एज शेपोनिफिकेशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, एक मिनट देख लेते हैं क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर होता है
ना से इसका जो सेकंड एग्जांपल होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। जो मैंने एग्जांपल बोला था आपको, कौन से वाला, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, वो आपका एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। किसका एग्जांपल है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर विद ग्राफ्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अपने जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ा है, उन सब के क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहला जो न्यूमेरिकल है वो अपन सीधे से करेंगे। पहले जीरो ऑर्डर की करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर की करेंगे और फिर सेकंड ऑर्डर की करेंगे। मैं ओनली आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही न्यूमेरिकल आपको मिले, बस आपको सोल्व करना आना चाहिए। उसी टाइप पे सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है